अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। प्रोस्टेटाइटिस जो रहता है वो रहता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कैसा हो सकता है, आइदर क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल। और इसमें आइदर इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है या नॉन इन्फेक्शियस। और ये प्रेजेंट कैसे करता है, एक्यूट या क्रोनिक। और दोनों केस में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये रहा नॉर्मल प्रोस्टेट। अगर नॉर्मल प्रोस्टेट की बात करें तो ये पूरा जो है ओपन है, फिर जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो इसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 1999 में प्रोस्टेट को क्लासिफाई किया था 4 कैटेगरीज में। तो जो टाइप 1 होता है उसको बोलते हैं एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, टाइप 2 को बोलते हैं क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। तो ये जो दोनों 1 और 2 कैटेगरी होते हैं ये बैक्टीरियल होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर पेशेंट इनिशियली अगर फीवर विथ चिल्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो एक्यूट कंडीशन होता है। और ऐसे केस में जो रहता है हम एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की डायग्नोसिस बनाते हैं। प्रोस्टेटाइटिस की खास बात ये रहती है कि उसमें पेन जो रहता है सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। तो पेन जो रहेगा दोनों में रहता है। और पेशेंट जो रहता है इसमें यूरिन कल्चर पॉजिटिव रहेगा और पेशेंट्स को लर्स के सिम्टम्स होंगे। जबकि क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जो रहता है यूजुअली जो पेशेंट रहता है उसको रिकरेंट यूटीआई होता है और वो यूटीआई सेम ऑर्गेनिज्म से होता है। फिर ऐसे में जब हम एक्सप्रेस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन का कल्चर कराते हैं, प्रोस्टेट के सिक्रीशन से कल्चर कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। और मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है वो ई कोलाई होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। तो अगला अगर हम बात करें तो जो थर्ड कैटेगरी होता है, थर्ड कैटेगरी वाला जो प्रोस्टेटाइटिस होता है वो मेनली एसोसिएटेड होता है पेल्विक पेन से और ये क्रोनिक होता है, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन द इन्फ्लेमेशन एंड नॉन इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस है तो वो 3A कैटेगरी में आता है, जबकि नॉन इन्फ्लेमेटरी को 3B कैटेगरी में बोलते हैं। तो पेन पेशेंट को होगा। अब 3A कैटेगरी और 3B कैटेगरी को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पेन दोनों में होगा। क्रोनिक वर्ड तब यूज करते हैं जब पेन का ड्यूरेशन 3 मंथ से ज्यादा होगा। फिर डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली हम लोग जब कल्चर कराएंगे तो कल्चर दोनों में नेगेटिव आता है। जो मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है वो होता है WBC। तो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस होता है उसमें WBC प्रेजेंट रहता है, जबकि नॉन इन्फ्लेमेटरी में WBC एब्सेंट रहता है। तो ना WBC होता है ना बैक्टीरिया नॉन इन्फ्लेमेटरी के केसेस में, जबकि इन्फ्लेमेटरी में WBC होता है। तो ये रहता है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। तो 3A वाले को क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसके मैनेजमेंट के लिए हम जो रहता है यू पॉइंट सिस्टम यूज करते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो टाइप 4 कैटेगरीज होता है वो टाइप 4 कैटेगरी जो रहता है वो रहता है एसिम्टोमेटिक। इसमें पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है इसलिए इसको एसिम्टोमेटिक प्रोस्टेटाइटिस भी बोलते हैं। और सीमेन में यूजुअली WBC मिलता है तो ये एसिम्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी होता है। तो जो इन्फ्लामेशन है उसका मतलब है WBC। तो जो हम बात करें टाइप 4 वो एसिम्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस होता है। इसमें पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं होता है और ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है ऑन बायोप्सी या सीमेन में जब एनालिसिस कराते हैं। तो इस सब में जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो टाइप 3 ही होता है। जो टाइप 3 क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। अगर इंसिडेंस की बात करें तो इसका रिस्क जो रहता है 12% रहता है, 12% ±4। तो 12% इसका रहता है। और जो अगर हम बात करें एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की तो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस यूजुअली जो रहता है 40 ईयर्स में होगा और जो क्रोनिक रहता है वो जल्दी होता है 30 ईयर्स में। तो अपर अगर हम बात करें तो क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस 30 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में होगा और जबकि एक्यूट वाला 40 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में होता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन जो रहता है यूजुअली अगर प्रोस्टेट की जो इंटीग्रिटी है ब्रीच हो जाए या पेशेंट का इम्यून जो सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए तो ऐसे केस में ही होता है। तो आइदर अगर हमने पेशेंट को कैथेटराइजेशन किया है या कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन किया है, सिस्टोस्कोपी या कोई भी प्रोसीजर, तो ऐसे केस में हो सकता है या इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस हो जाए आइदर इन HIV या डायबिटीज रहे पेशेंट को।
फिर पेशेंट जो है अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स करते हैं तो उनसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि बीपीएच या स्टिक्चर, तो ऐसे केस में बैक्टीरिया जो रहता है वहीं पे काफी दिनों तक रहता है, जिसकी वजह से माइग्रेट कर सकता है प्रोस्टेट में और इन्फेक्शन हो सकता है। फिर साइक्लिंग की वजह से प्रोस्टेटाइटिस होता है और पेरिनियल ट्रॉमा की वजह से। और फाइनली अगर हम बात करें तो अगर हम ट्रांस रेक्टल बायोप्सी करते हैं तो उसमें भी प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो जो मेन रिस्क फैक्टर है वो मेल एज, और जो एज में अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि 30 इयर्स के बाद यूजुअली जो रहता है क्रोनिक कॉमन रहता है, 40 इयर्स के बाद एक्यूट वाला कॉमन रहता है। और बेसिकली जो पेशेंट को अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो और प्रोस्टेटाइटिस रिकरेंट होता है तो बार बार होता है, प्लस अगर हम कैथेटर यूज कर रहे हैं या बायोप्सी किया है या पेशेंट को यूटीआई है तो ऐसे केस में प्रोस्टेटाइटिस होता है। तो हमने बात किया बैक्टीरिया प्रोस्टेटाइटिस में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, और हम कैथेटर को बहुत दिनों तक कीप करते हैं तो उसकी वजह से जो रहता है इन्फेक्शन जो रहता है कीप का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें के फॉर क्लबसिएला, ई फॉर ई कोलाई, ई फॉर एंटेरोकोकस और पी फॉर प्रोटियस और सूडोमोनास। तो ये रहता है, ये सारे के सारे ग्राम नेगेटिव रहते हैं। फिर ये बेसिकली बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस कॉज कराता है। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जो रहता है 1 और 2 कैटेगरी का होता है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं जो यंग मैन होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है आइदर क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से या निजीरिया से या ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस से। तो ऐसे केसेस में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है उसमें यूजुअली कल्चर जो रहता है स्टेराइल आता है। तो इसमें जो है सेक्सुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो ऐसे में कैंडिडा फंगल का होता है। एचआईवी के केस में साइटोमेगालो वायरस और ट्यूबरक्लोसिस जो रहता है, इन सब के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं। फिर अगर हम एक रेयर कॉज की बात करें तो सिस्टोसोमा हेमाटोबियम, इससे भी हो सकता है और ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही एंडेमिक डिजीज है। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो जो प्रोस्टेटाइटिस है यूजुअली 2 टाइप के हो गए क्लिनिकली, बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में जो रहता है कैटेगरी 1 और 2 वाले आते हैं। 1 वाला एक्यूट रहता है, 2 वाला क्रोनिक रहता है। तो अगर हम बात करें कि जो मोस्ट कॉमनली जो कॉज होता है वो असेंडिंग यूरेथ्रल इन्फेक्शन, यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो प्रोस्टेट में असेंड कर जाता है। और यूजुअली ये होता क्यों है, क्योंकि कई बार यूरिन जो रहती है इन्फेक्टेड रहती है, और इन्फेक्टेड यूरिन यूटीआई की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, ऊपर का इन्फेक्शन भी हो सकता है जो नीचे आ सकता है। तो वो क्या करती है, प्रोस्टेटिक डक्ट से प्रोस्टेट में चली जाती है। फिर जो दूसरा रहता है, प्रोस्टेट की जो सप्लाई है उसमें ब्लड के थ्रू जा सकता है, या लिम्फेटिक सप्लाई है लिम्फ के थ्रू जा सकता है, या डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर कैथेटराइजेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन से। जबकि अगर हम क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रोस्टेटिक डक्ट पे बायोफिल्म बन जाता है और वहीं पे बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है और वो एक रिजर्वायर की तरह एक्ट काम करता है, जिससे बार बार इन्फेक्शन होता है। और जो बैरियर बनता है वो जो पीएच और लिपिड बैरियर बनता है उसकी वजह से एंटीबायोटिक भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और इन्फेक्शन होता रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट का हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन, और इसमें सबसे पहले ये जो है प्रोस्टेट की ये जो डक्ट हैं ये ओपन हो रही थी, छोटे छोटे प्रोस्टेटिक डक्ट्स हैं। तो ये जो प्रोस्टेटिक डक्ट्स हैं यूजुअली यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन है इन प्रोस्टेटिक डक्ट्स के थ्रू एंटर कर जाता है, इसको असेंडिंग इन्फेक्शन बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन रूट होता है इन्फेक्शन का। तो यहाँ से एंटर कर गया। ये जो बीच में बड़ा सा गोल दिख रहा है ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल है। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल जो रहता है यूजुअली हम जानते हैं 2 तरह के डक्ट होते हैं। एक होता है वुल्फियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट जो रहता है मेल स्ट्रक्चर बनाता है, और दूसरा रहता है मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो रहता है फीमेल स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो मुलेरियन डक्ट रहता है वो मेल्स में नहीं होता है, उसका जो रेमनेंट होता है उसी को बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। तो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल जो रहता है मुलेरियन डक्ट का रेमनेंट रहता है। फिर इसके नीचे हम देख सकते हैं इजैकुलेटरी डक्ट है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है वेरू मोंटेनम, और इसके बगल में ये घाटी जैसा उठा हुआ है तो इसके बगल में पतला नाला जैसा होगा ऐसे पूरा, तो इसको यूरेथ्रल साइनस बोलते हैं। और जो उठा हुआ रहता है वेरुमेंटेनम ऐसे उठा हुआ जाता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। और वेरुमेंटेनम का दूसरा नाम क्या होता है, सेमाइनल कॉलिकुलस, सेमाइनल कॉलिकुलस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से रहता है। प्रोस्टेट के ऊपर जो है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है और नीचे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर यूजुअली डीप पेरिनियल पाउच में
रहता है। तो इस तरीके से प्रोस्टेट का अरेंजमेंट होता है, ये इन्फेक्शन कॉज कराता है। दूसरा रीजन ये रहता है कि बैक्टीरिया यहीं पे बायोफिल्म बना लेता है, बायोफिल्म यहाँ पे बना लेगा, तो ये बायोफिल्म की वजह से बैक्टीरिया का रिजर्वायर यहीं पे बैक्टीरिया घर बना के रहता है और बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन कॉज कराता है। और जो बैरियर रहता है वो लिपिड का रहता है, और जो यूरिन भी रहता है उसका पीएच जो रहता है अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक यूरिन हो जाता है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को फेवर करता है। और प्रोटियस इन्फेक्शन होगा तो अल्कलाइन यूरिन होता है। तो ऐसे केस में जो रहता है प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। जो दूसरा रूट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ब्लड वेसल्स में हम देख सकते हैं जो इंटरनल आइलिया रहती है उससे जो एंटीरियर पार्ट होता है उससे इंफीरियर वेसाइकल एक ब्रांच आती है। तो इंफीरियर वेसाइकल जो ब्रांच रहती है उसको प्रोस्टेटोवेसाइकल भी बोलते हैं। प्रोस्टेटोवेसाइकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्रांच है ये प्रोस्टेट और ब्लैडर दोनों को सप्लाई करती है। यहाँ ब्लैडर होगा उसके इंफीरियर पार्ट को और प्रोस्टेट को सप्लाई करती है। तो इससे जो एक ब्रांच रहेगी वो प्रोस्टेटिक आर्टरी निकलेगी। अब प्रोस्टेटिक आर्टरी जाके फिर कैप्सुलर ब्रांचेस देती है और कैप्सुलर को सप्लाई करती है। फिर जो थोड़े बहुत सप्लाई होती हैं वो हेमोरॉइडल आर्टरी से आता है, हेमोरॉइडल आर्टरी से माइनर ब्रांचेस आती है मिडिल हेमोरॉइड से, और पूडेंडल से भी आता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो सप्लाई है ब्लैडर के से भी रिलेटेड है और रेक्टम से भी रिलेटेड है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है इकोलाई ये ब्लड के थ्रू यहाँ आ सकता है। तो ये रहता है प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई। और अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें तो प्रोस्टेट और ब्लैडर का लिम्फ नोड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कई कई बार हम देखते हैं कि जो प्रोस्टेट का अगर हम बात करें तो यूजुअली जो लिम्फ नोड रहता है, सबसे पहले ब्लैडर देख लेते हैं। यूजुअली जो ब्लैडर रहता है उसका लिम्फ नोड अराउंड द वेसल्स होता है, एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक और ऑब्ट्यूरेटर। तो इधर जो ब्लैडर होता है यूजुअली ऑब्ट्यूरेटर में सप्लाई करता है, ऑब्ट्यूरेटर से फिर एक्सटर्नल आइलियक में सप्लाई करता है और एक्सटर्नल आइलियक से इंटरनल आइलियक में। ये ब्लैडर का होता है। प्रोस्टेट जो कि थोड़ा पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, पीछे रेक्टम से एसोसिएटेड होता है, तो वो इन नोड्स को तो सप्लाई करेगा ही, ऑब्ट्यूरेटर नोड्स को, फिर एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक। साथ में उसकी जो सप्लाई होगी वो सैक्रल नोड्स में होगी, फिर प्री सैक्रल नोड्स में भी होती है, प्री सैक्रल नोड्स में भी होगी, और रेक्टम के आसपास जो रहेगी नोड्स उसमें भी सप्लाई करता है। तो प्रोस्टेट की और ब्लैडर की सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है? प्रोस्टेट जो रहता है बेसिकली मोर पोस्टीरियर होता है। तो ऐसे केस में जो प्रोस्टेट जो रहता है उसकी जो मेजर सप्लाई होती है वो प्रोस्टेट की अगर हम बात करें तो प्री सैक्रल, पैरारेक्टल और सैक्रल, ये जो नोड्स होती हैं ये प्रोस्टेट में ज्यादा सप्लाई करती है, जबकि ब्लैडर जो है वो मोर अलोंग द वेसल्स होती हैं, जिसमें वेसल्स के अलोंग क्या होती है एक्सटर्नल और इंटरनल आइलियक। एक्सटर्नल और इंटरनल आइलियक के अलोंग जो रहता है ब्लैडर ज्यादा सप्लाई करती है। बट फाइनली जो रहती है एक्सटर्नल और इंटरनल आइलियक प्रोस्टेट भी ड्रेन करता है और प्री साइकिल में भी ड्रेन करता है। तो कॉमन ब्लड सप्लाई होने की वजह से, लिम्फेटिक सप्लाई होने की वजह से जो इन्फेक्शन रहता है कई बार लिम्फेटिक रूट से भी प्रोस्टेट में आ जाता है। जो इंटरनल आइलियक होता है उसे ही हाइपोगैस्ट्रिक नोड भी बोलते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक नोड जो इंटरनल आइलियक के अलोंग जो नोड होता है उसको हाइपोगैस्ट्रिक नोड भी बोलते हैं। तो अब हम बात करें नॉन बैक्टीरियल की। नॉन बैक्टीरियल जो रहता है वो कैटेगरी 3 वाला जो रहता है वो नॉन बैक्टीरियल रहता है। इसमें सबसे मेन सिम्टम क्या होता है? पेल्विक पेन। तो पेल्विक पेन जो रहता है पेशेंट को 3 महीने से ज्यादा रहता है तो उसको कैटेगरी 3 नॉन बैक्टीरियल क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये 2 टाइप का हो सकता है, इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी जो होगा अगर WBC प्रेजेंट है तो उसको इन्फ्लामेटरी बोलते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन इन्फ्लामेटरी बोलते हैं। तो यूजुअली होता क्यों है इन्फ्लेमेशन, होता क्यों है अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 और साथ में इंटरल्यूकिन 8 जो ये रहता है इनका जो रहता है बढ़ जाता है प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होता है। फिर दूसरा अगर हम बात करें कि पेल्विक फ्लोर जो रहता है वो काफी टाइट हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। पेल्विक फ्लोर हाइपरटोनिक होने की वजह से यूजुअली क्यों होता है? न्यूरो मस्कुलर डिस्फंक्शन। तो हाइपरटोनिक होने की वजह से पेल्विस में पेन होता रहता है न्यूरो मस्कुलर डिस्फंक्शन की वजह से। फिर जो तीसरा कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन में क्या होता है कि जो पेरिफेरल, पहले जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है और पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन से फिर सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता है। तो ये एक फिनोमिना होता है जिसके थ्रू जो रहता है पेन बढ़ जाता है। तो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन से सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता है। और दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट होता है न्यूरो इम्यून क्रॉस टॉक। तो न्यूरो इम्यून क्रॉस टॉक में क्या होता है कि
आपस में जो नर्वस सिस्टम है और इम्यून सिस्टम है आपस में दोनों रिएक्ट बात करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में कई सारे पेन वाले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरो इम्यून क्रॉसटॉक। तो इसकी वजह से भी होता है। फिर अगला जो रहता है एंड्रोजन का प्रोडक्शन अगर कम होता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। और चौथा होता है स्ट्रेस की वजह से, अगर स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो पेन का परसेप्शन बढ़ जाता है। तो जो नॉन बैक्टीरियल होता है क्रोनिक पेल्विक पेन, इसके लिए हम लोग यू पॉइंट यूज करते हैं फॉर मैनेजिंग द पेशेंट। अब आगे देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर। तो यूजुअली जो बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की पहले बात करें तो अगर एक्यूट वाला होगा तो फीवर विथ चिल्स के साथ आएगा, पेरिनियल रीजन में पेन होगा और इसका ऑनसेट बिल्कुल सडन होता है और पेशेंट बहुत ही ज्यादा सीवियर बीमार हो जाता है। फिर उसको लट्स के सिम्टम आएंगे। लट्स में बेसिकली फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया और कई बार रिटेंशन भी हो जाता है। अब एग्जामिनेशन जो रहता है यूजुअली इतना दर्द होता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए एग्जामिनेशन। और अगर देखेंगे तो जो प्रोस्टेट होता है वो काफी टेंडर रहता है और बॉगी रहता है। तो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की वजह से कई बार पेशेंट को यूरोसेप्सिस हो जाता है और प्रोस्टेट में एब्सेस बन सकता है और एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस हो सकता है। फिर अगर हम बात करें क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, तो इसमें पेशेंट को जो मेन सिम्टम है वो बार बार यूटीआई होता है, रिकरेंट यूटीआई, साथ में पेल्विक पेन या डिस्कम्फर्ट। पेल्विक पेन या डिस्कम्फर्ट, पेन जो रहता है पूरे प्रोस्टेटाइटिस का सबसे मेन फीचर रहता है। तो पेल्विक पेन या डिस्कम्फर्ट होगा, इजैकुलेशन के टाइम भी दर्द होगा और पेशेंट को हल्का सा लो ग्रेड फीवर रहेगा क्योंकि बैक्टीरियल है तो बहुत ही लो ग्रेड रहेगा। इसमें हम डीआरई कर सकते हैं तो माइल्डली इलाज रहता है, फर्म और इरेगुलर प्रोस्टेट मिलता है। फिर जो दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी 3 वाली, जिसको बोलते हैं क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या पेल्विक पेन सिंड्रोम, उसमें जो रहता है पेशेंट को पेल्विक रीजन में, पेरिनियल रीजन में या स्क्रोटम में पेन होता है जो कि 3 महीने से लगातार बना हुआ है, उससे ज्यादा टाइम हो गया है। पेशेंट को लट्स के सिम्टम आते हैं और सेक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। और इसका कोर्स जो रहता है बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत देर तक बैठा रहता है और इजैकुलेट करता है तो और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, दर्द होता है। फिर जो आखिरी जो रहता है एसिम्टोमेटिक, अगर हम बात करें इन्फ्लेमेटरी, तो ये यूजुअली जो रहता है तब डिटेक्ट होता है जब कोई इनफर्टिलिटी का वर्कअप कराता है। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि पीएसए बढ़ा हुआ है या कभी हमने प्रोस्टेट बायोप्सी की या सीमन कल्चर किया तो उसमें जो रहता है डब्ल्यूबीसी मिल जाता है। तो ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक रहते हैं। तो अब इन्वेस्टिगेट कैसे कराते हैं? सबसे पहले पूरा यूरो का सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन यूरिन रूटीन और कल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर हम लोग ब्लड पिक्चर कराएंगे और इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे कि ईएसआर, सीआरपी कराएंगे और ये एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में बढ़ा रहता है। पीएसए जो होता है यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो फॉल्सली एलिवेटेड रहेगा और ऐसा लगेगा कि पेशेंट को कैंसर है, तो इसलिए हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा फेब्राइल है, सेप्टिक शॉक में लग रहा है, सेप्सिस में है, तो ऐसे में हमें ब्लड कल्चर कराना चाहिए। तो ये तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर हमें इन्फेक्शन को लोकलाइज करने के लिए जो टेस्ट होता है 4 ग्लास टेस्ट। तो मियर्स स्टेमी ने दिया था सबसे पहले 4 ग्लास टेस्ट। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम पेशेंट को इनिशियली बोलते हैं यूरिन पास करने को। तो यूरिन जब इनिशियली वो पास करता है तो इनिशियल जो 10 ml यूरिन रहता है वो यूरेथ्रा से रहता है, तो इसको बोलते हैं VB1। फिर उसके बाद फिर मिड स्ट्रीम रहते हैं और ये लेते हैं ऑलमोस्ट 200 जब ml यूरिन पास कर जाता है तो फिर मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं जिसको बोलते हैं VB2 और ये यूजुअली ब्लैडर से यूरिन रहता है। फिर तीसरा जो होता है हम थर्ड टाइम प्रोस्टेट से मसाज करते हैं अपने फिंगर से और जो निकलता है उसको कलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, यही होता है EPS। तो इसी को एक्सप्रेस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन होता है। और उसके बाद फिर पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं तो जो फर्स्ट एनिमल आता है वो होता है VB3। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रहता है ये इसके बेसिस पे हम लोग जो रहता है लोकलाइज कर सकते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ से है। तो यूजुअली जो रहता है यूरेथ्रा वाले की जरूरत नहीं होती है। तो अब जो है 2 स्मीयर टेस्ट होता है, 2 स्मीयर में हम लोग VB2 और VB3 या VB2 EPS इसमें से कोई यूज करते हैं। तो 2 ग्लास टेस्ट ज्यादा यूज होता है, इसमें VB2 या VB3 पोस्ट मसाज ये कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है मियर्स स्टेमी का 4 ग्लास टेस्ट जिसमें VB1, VB2, VB3 ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। अगर क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है तो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। फिर अगर हम बात करें जो हमने प्रोस्टेट से सिक्रेशन निकाला है, फिर अगला जो इन्वेस्टिगेशन होगा ये जो EPS निकाला है उसको फिर हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। अगर WBC दिखा तो इन्फ्लेमेटरी है और कल्चर कराएंगे उसमें हमें बैक्टीरियल ग्रोथ दिखना चाहिए। तो ऐसे केस में फिर ये क्या हो जाएगा क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। तो इस तरीके से होता है। पहले VB1 जो फर्स्ट अवॉइडेड 10 ml रहता है और वो यूजुअली यूरेथ्रा से निकलता है। फिर 200 ml जो लेटर है मिड स्ट्रीम लेते हैं वो VB2 होता है, ब्लैडर से निकलता है। फिर प्रोस्टेट में मसाज करते हैं उसको EPS बोलते हैं।
अब फिर उसके बाद पेशेंट को अवॉइड करने के बोलते हैं। फर्स्ट 10 ml जो अवॉइड करता है VB3 होता है। फिर अब अगला देखें कि जो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है उसमें हमें मसाज नहीं करना चाहिए। यूजली इसलिए नहीं करते हैं कि एक तो टेंडरनेस होता है, दूसरा बैक्टीरिया का रिस्क रहता है काफी ज्यादा। फिर इमेजिंग जो करते हैं हम लोग डायग्नोसिस के लिए ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट में यूजुअली कई बार अगर लेट पेशेंट आता है तो उसमें हमें एब्सेस मिलता है। ये प्रोस्टेट है और ये सजाइटल व्यू है। सजाइटल व्यू में हम प्रोस्टेट देख सकते हैं। इसमें ये पूरा ब्लैक रीजन जो है ये एब्सेस वाला रीजन है। फिर सेम जो है हम ट्रांसवर्स व्यू में देख रहे हैं और ट्रांसवर्स व्यू में ये पूरा जो है एब्सेस दिख रहा है। यहाँ पे ये फोलीज बल्ब दिख रहा है और फिर ये प्रोस्टेट दिख रहा है। तो ये जो चीजें हैं ट्रस्ट में हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं और ड्रेनेज करेंगे। एमआरआई का यूज यूजुअली तब करते हैं, कई बार क्या होता है कि जो एब्सेस रहता है, अब इसमें ये जो एमआरआई ये नॉर्मल है प्रोस्टेट और ये इस साइड जो ब्लैक पड़ा है ये एब्सेस है। तो कई बार जो रहता है एब्सेस कैंसर की तरह लगता है, तो कई बार ग्रैनुलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस होता है जो कि कार्सिनोमा की तरह मिमिक करता है। तो ऐसे केसेस में हमें एमआरआई कराते हैं, नहीं तो ट्रस्ट सफिशिएंट है। पीएसए की बात करें प्रोस्टेटाइटिस में, तो पीएसए जो रहता है फॉल्सली एलिवेटेड रहता है बोथ एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में। तो ऐसे केस में हमें जो रहता है आफ्टर 6 to 8 वीक्स 2 महीने बाद ट्रीटमेंट के पीएसए कराते हैं, क्योंकि कई बार पीएसए जो फॉल्स एलिवेटेड रहता है तो एक फॉल्स पिक्चर देता है मैलिग्नेंसी का। और अगर हम पीएसए वेलोसिटी कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है, अनरिलायबल रहता है बिकॉज ऑफ एक्टिव इन्फ्लेमेशन। तो मैनेज कैसे करते हैं? अगर पेशेंट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है तो अगर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में एक्यूट फेज में आ रहा है, तो अगर पेशेंट सीवियरली इल है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और हमें कल्चर का वेट किए बिना पहले इंपेरिकल आईवी एंटीबायोटिक देना चाहिए। यूजुअली जो रहता है हम लोग थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ अमीनो ग्लाइकोसाइड देते हैं या फ्लोरोक्विनोलॉन्स भी दे सकते हैं। यूजुअली फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो रहता है ये पूरे प्रोस्टेटाइटिस के लिए सबसे अच्छी दवा रहती है, जिसमें सिप्लॉक्स और लिवोफ्लॉक्स आता है। तो ये सबसे बेस्ट दवा रहती है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। तो हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स या आईवी फ्लोरोक्विनोलॉन से पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, एक बार पेशेंट स्टेबल हो गया, तो हम लोग ओरल सिप्लॉक्स या लिवोफ्लॉक्स देंगे पूरे 1 महीने के लिए। और ऐसे केस में हमें पर यूरेथ्रल कैथेटर नहीं डालना चाहिए, हमें एसपीसी डालना चाहिए अगर पेशेंट को रिटेंशन हो रहा है। और अगर एब्सेस बन गया एक्यूट कंडीशन में, तो ट्रस्ट गाइडेड हमें एब्सेस को ड्रेन करना चाहिए या टीआरपी की अगर जरूरत है तो टीआरपी भी कर सकते हैं अगर पेशेंट को परसिस्टेंट फीवर बना हुआ है। सेम अगर हम क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की अगर बात करें, तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले ओरल जो है सिप्लॉक्स या लिवोफ्लॉक्स से शुरू करते हैं। टोटल जो रहता है 4 to 6 वीक्स चलाते हैं। 4 to 6 वीक्स जो रहता है सिप्लॉक्स या लिवोफ्लॉक्स देते हैं। अगर पेशेंट जो है कॉट्रिमॉक्साजोल से अगर सेंसिटिव है तो वो भी दे सकते हैं। यूजुअली फर्स्ट लाइन जो रहता है सिप्लॉक्स रहता है या कॉट्रिमॉक्साजोल। अगर उससे सही नहीं हो रहा है तो फिर हमें फॉस्फोमाइसिन मल्टीपल डोजेज यूज करना रहता है। 3 ग्राम देंगे, फिर उसके बाद टोटल 6 से 12 डोज यूज करते हैं हर 48 घंटे में। तो हर 48 घंटे में टोटल 12 डोज यूज करेंगे। फिर जो पेशेंट रहता है यूजुअली जो प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है तो लट्स के सिम्टम आते हैं, तो इसलिए हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं लट्स के लिए, और जो पेन को रिलीव करने के लिए एनसेड देते हैं। फिर अगर हम बात करें कि तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट रिलैप्स को रोकने के लिए हमें लो डोज सप्रेशन भी देना चाहिए। अब कैटेगरी 3 जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस का रहता है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी नॉन इन्फ्लेमेटरी रहता है, यो उसका ट्रीटमेंट बेसिकली यू पॉइंट पे बेस्ड रहता है। यू पॉइंट होता क्या है? यू पॉइंट में यू जो रहता है यूरिनरी सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट इनिशियली जो प्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के साथ साथ में उसको अवॉइड करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो बेसिकली अगर हम बोले तो लट्स के सिम्टम रहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लट्स के। तो ऐसे केसेस में हमें अल्फा ब्लॉकर और एंटीकोलिनर्जिक्स देना चाहिए, तो जो आइडियली लट्स में हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर पी फॉर साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल के केस में पेशेंट जो रहता है इतने लंबे समय से बीमारी रहती है कि वो डिप्रेस हो जाता है, उसको एंजाइटी होती है और इस सब सिचुएशन से वो कोप अप नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में हम जो रहता है बीइंग अ डॉक्टर हम एमिट्रिप्टिलिन दे देंगे और पेशेंट को काउंसिल करके साइकोलॉजिस्ट के रेफर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम ओ से ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर हमने प्रोस्टेट को पैल्पेट किया और उसका सिम्टम्स बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो हमें इनिशियली एंटीबायोटिक देना चाहिए ऐसे केसेस में। ऑल्दो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी वाला है और कल्चर इसमें नेगेटिव नहीं आता है, बट एंटीबायोटिक देते हैं। और हम लोग कर्सेटीन यूज कर सकते हैं, कर्सेटीन या पॉलन एक्सट्रैक्ट। प्लस पेशेंट को जो रहता है प्रोस्टेट काफी बड़ा हो जाता है, उसका साइज रिड्यूस करने के लिए फिनेस्ट्राइड और टूटास्टेराइड देते हैं। तो इसमें क्या क्या देते हैं? एंटीबायोटिक कंसिडर करना चाहिए ऑर्गन स्पेसिफिक में। ऑर्गन में अगर इन्फ्लेमेशन है तो ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एंटीबायोटिक उस समय हम कंसिडर कर सकते हैं। और ऑर्गन स्पेसिफिक पता कैसे चलता है? जब हमने पैल्पेट किया प्रोस्टेट को और उसके सिम्टम्स बढ़ गए।
तो ऐसे में हमें कर्सेटिन या पॉलन स्टेरॉइड भी यूज कर सकते हैं और फिनेस्टाइड या डूटास्टेरॉइड। फिर आई जो रहता है वो इन्फेक्शन होता है, अगर पेशेंट को बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है और तो ऐसे केस में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है एंड इज न्यूरोलॉजिकल, पेशेंट को पेल्विक न्यूरोपैथिक पेन है, तो ऐसे केस में दो ड्रग बहुत इफेक्टिव होती है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, दूसरा होता है गाबा पेंटीन। और अगर पेशेंट को टेंडरनेस है, अगर स्पाजम है, टी फॉर टेंडरनेस स्पाजम है, तो ऐसे केसेस में हमें फिजियोथेरेपी कराना रहता है, मसल रिलैक्सेंट देना रहता है, लोकल हीट थेरेपी देते हैं ताकि आराम मिले, और पेशेंट को कुशन जो रहता है डोनट कुशन देते हैं और मसाज थेरेपी करवाते हैं। तो डोनट कुशन देंगे तो बीच का पोर्शन जो रहेगा वो हवा में रहेगा, तो पेशेंट को आराम मिलेगा। तो यू पॉइंट क्या रहता है, यू फॉर यूरिनरी, इसमें पेशेंट को हम लोग यूरिनरी सिम्टम आता है तो हम लोग जो रहता है अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स या एंटीकोलिनर्जिक्स इससे दे सकते हैं। फिर जो पी रहता है उसमें पेशेंट जो रहता है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान रहता है उसमें, तो ऐसे केसेस में हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, एमिट्रिप्टिलिन दे सकते हैं, स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। फिर ओ जो रहता है वो रहता है ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक में हम लोग जो रहता है एंटीबायोटिक कंसिडर कर सकते हैं, यूजुअली एंटी इन्फ्लामेटरी भी देते हैं, और फाइटोथेरेपी में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो रहता है कर्सेटिन रहता है, और पॉलिन के ग्रेन्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सरलिंटन जो रहता है ये पॉलिन एक्सट्रैक्ट रहता है सरलिंटन, इससे थोड़ा बहुत फायदा होता है, आरसीटी में प्रूव हुआ है। फिर अगर आई फॉर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में अगर हम बात करें तो पेशेंट जो रहता है उसमें हम लोग 2 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक का ट्रायल दे करके देख सकते हैं, और एंटीबायोटिक बेसिकली हम लोग वही सिप्लॉक्स यूज करेंगे, फ्लोरोक्विनोलोन्स। फिर अगर हम एंड की बात करें तो पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के केस में हम लोग आइदर गाबा पेंटीन देते हैं या एमिट्रिप्टिलिन देते हैं। फिर अगर पेशेंट को टेंडरनेस होगा, टी फॉर टेंडरनेस होता है तो पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पाजम है तो मायोफेशियल रिलीज कर देते हैं। फिर अब बात करें कि कुछ नए टेक्निक्स आ रहे हैं तो उसमें बोटॉक्स का इंजेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। बोटॉक्स का इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे, प्रोस्टेट में, तो इंट्राप्रोस्टेटिक बोटॉक्स का इंजेक्शन। दूसरा फाइटोथेरेपी जो हमने डिस्कस कर लिया, कर्सेटिन और सरलिंटन, ये यूजुअली कब यूज करते हैं, जब ऑर्गन स्पेसिफिक रहता है तो फाइटोथेरेपी देते हैं। अगर एसिम्टोमेटिक जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग कैटेगरी 4 में है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल जब तक कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी ना हो। और अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो ऐसे केस में हमें पीएसए जो रहता है दोबारा 2 महीने बाद रीचेक करना रहता है। तो इनफर्टिलिटी में अगर इन्फेक्शन है तो हम और वो कल्चर पॉजिटिव है तो ट्रीट करते हैं। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, अगर हमने एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के साथ पेशेंट आया उसको ट्रीट नहीं किया तो वो इन्फेक्शन जो रहता है लेटर प्रोस्टेटिक एब्सेस बना सकता है और टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को इन्वॉल्व करके एपिडिडाइमो ऑर्गाइटिस करा सकता है, इसलिए हमें जो रहता है ड्रेनेज करना चाहिए। फिर पेशेंट जो रहता है यूरोसेप्सिस में जा सकता है और बैक्टीरियमिया जा सकता है, इसलिए हॉस्पिटल में मैनेज करना चाहिए पेशेंट को। लॉन्ग टर्म में पेशेंट इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, और हिमेटोस्पर्मिया जो रहता है प्रोस्टेटाइटिस की वजह से हो सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो ब्लीडिंग करा सकते हैं ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। फिर अगर हम बात करें जो लंबे समय तक अगर बीमारी अगर ये बनी रही पेशेंट को और उसका इलाज नहीं कराए टाइम रहते तो पेशेंट को स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो कि फाइब्रोसिस की वजह से होता है। अब बात करें अगर प्रोस्टेटाइटिस का पेशेंट है और इनफर्टिलिटी है तो क्यों होता है, क्योंकि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है वो बढ़ जाता है और साइटोकाइंस भी बढ़ जाते हैं, तो वो स्पर्म को डैमेज करने लगते हैं जिससे स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो जाती है और उसके डीएनए जो रहते हैं खराब हो जाते हैं और फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। फिर कई बार जब हम फाइंडिंग की बात करें तो उसमें WBC काफी ज्यादा, 1 ml स्पर्म में 1 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 लाख से भी ज्यादा WBC होते हैं, तो मोर देन 1 मिलियन WBC 1 ml में हो जाता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, तो ऐसा इनफर्टाइल होता है। तो फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट अगर कल्चर कराएंगे सीमेन का, अगर सीमेन का कल्चर कराने के बाद अगर पॉजिटिव है तो हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, प्लस पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट देना मस्ट है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर पेन हो रहा है तो देते हैं। फिर अगर हम कुछ स्पेशल पॉपुलेशन की बात करें, जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज का है तो डायबिटीज पेशेंट में क्या रहता है कि उनमें जो रहता है रिस्क बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हमें अर्ली ड्रेनेज करना चाहिए। फिर अगर कोई पेशेंट HIV और ट्रांसप्लांट का है तो उसमें जो रहता है अदर कॉजेज हमें रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि फंगल, वायरल या ट्यूबरकुलर प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, तो इसलिए हमें कल्चर स्पेसिफिक थेरेपी इनकी जो रहता है HIV के केस पेशेंट्स में या ट्रांसप्लांट के पेशेंट में देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है जो ट्रस्ट के बाद उसको अगर डेवलप हो रहा है तो ऐसे में जो रहता है MDR E. coli के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमें एंटीबायोटिक जो रहता है अपग्रेड करना पड़ता है। यूजुअली हम लोग मेरोपेनम
जो रहता है वो दे सकते हैं या फॉस्फोमाइसिन दे सकते हैं, क्योंकि जो ई कोलाई ट्रस के टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है रेक्टम से वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। फिर अगर हम बात करें एडोलसेंट के केसेस में, तो एडोलसेंट जो रहता है छोटी उम्र में अगर हो रहा है तो यूजुअली जो रहता है ये रिफ्लक्स डिजीज या कंजेनाइटल अनोमली की वजह से बार बार जो रहता है यूटीआई हो रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे केस में हमें अंडरलाइंग रिफ्लक्स को ट्रीट करना चाहिए, और इनमें जो इन्फेक्शन होता है यूजुअली यूटीआई जो रहता है ग्राम नेगेटिव से होता है, तो इसलिए होता है। जो बुढ़े लोग हैं जिनमें बीपीएच होता है काफी ज्यादा, तो ऐसे केसेस में अगर बुढ़े लोग जो रहता है बीपीएच एज ग्रुप के होते हैं, तो उसमें अगर प्रोस्टेटाइटिस होता है तो यूजुअली वो रिटेंशन के साथ प्रोड्यूस करते हैं और रेजिडुअल यूरिन जो रहता है इन्फेक्शन कॉज करा देता है। तो जो बीपीएच में क्या होगा, पीवीआर ज्यादा होगा। अब पीवीआर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन होगा और प्रोस्टेटाइटिस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर प्रोस्टेटाइटिस का रिस्क बढ़ रहा है तो ऐसे केस में हमें एसपीसी करना चाहिए, ना कि परयूरेथ्रल कैथेटर डालना चाहिए, एसपीसी प्लस एंटीबायोटिक्स। तो अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करें कि क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला रहता है एसपीसी। तो अगर कोई पेशेंट एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का है, यूरिन रिटेंशन के साथ आ रहा है, तो एसपीसी ही करना होता है, पर यूरेथ्रल कैथेटर तो नहीं डालना होता है। फिर अगर किसी का एब्सेस बन गया है तो हमें ट्रस गाइडेड ड्रेनेज करना होता है या टीआरपी करके ड्रेन करना रहता है। फिर अगर अगर हम बात करें क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, तो अगर कोई पेशेंट क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का है और वो दवाइयों से या किसी मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम टीआरपी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कोई गैलोमेटस या ट्यूबरक्लोसिस का केस है तो ऐसे में हम लोगों को रेडिकल सर्जरी करना पड़ता है। तो सबसे पहले टीआरपी जो हम बात की क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में अगर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ रहा है या एब्सेस बना है तो टीआरपी कर सकते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में हमें एसपीसी करना रहता है, और गैलोमेटस या ट्यूबरक्लोसिस का केस है तो रेडिकल सर्जरी हमें करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें प्रोस्टेटाइटिस में, तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे कुछ वेरिएंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है गैलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस। तो गैलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस बेसिकली टीबी में होता है, और टीबी जो रहता है वो किसके थ्रू हो सकता है, आइदर टीबी का इन्फेक्शन हो या बीसीजी जो रहता है उसके वजह से हो जाए गैलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस, या ऑटो इम्यून कंडीशन भी गैलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस कॉज करा सकती है। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो नोड्यूल रहता है वो हार्ड रहता है और ऐसा लगता है कि कैंसर है। फिर जो दूसरा बीमारी जो हिस्टोलॉजी रहती है वो ज़ैंथोगैलोमेटस रहता है। ज़ैंथोगैलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है, लिपिड के अंदर काफी सारे मैक्रोफेजेस रहते हैं, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस, तो जिसकी वजह से पीएसए बढ़ा रहता है। फिर तीसरा जो रहता है फंगल प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, या साइटोमेगालोवायरस। फंगल या साइटोमेगालोवायरस अगर कोई पेशेंट एचआईवी का है या ट्रांसप्लांट का है, तो ऐसे केसेस में फंगल या साइटोमेगालोवायरस प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो फिर अगर हम बात करें ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं एयूए जो देता है, तो अगर हम बात करें एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की सबसे पहले, तो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के केस में हमें जब भी पेशेंट आता है तो हमें आईवी एंटीबायोटिक से शुरू करना रहता है। जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो फिर हम ओरल फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे शिफ्ट कर जाते हैं और ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए ओरल फ्लोरोक्विनोलॉन्स पे रखते हैं। और हमें जो पेशेंट का जो रहता है बायोप्सी नहीं करना चाहिए, और कैथेटर भी परिवर्तनली नहीं डालते हैं, एसपीसी करते हैं। तो ये एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है। अगर हम बात करें क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में, तो क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के केस में जो पेशेंट रहता है, हम लोग यूजुअली 1.5 महीने तक इसमें 1.5 से 4 से 6 हफ्ते हम लोग फ्लोरोक्विनोलॉन्स देते हैं, प्लस लट्स के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए अल्फा ब्लॉकर देते हैं। फिर अब ये रहता है एक्यूट बैक्टीरिया कैटेगरी 1, क्रोनिक बैक्टीरिया कैटेगरी 2। अब बात करते हैं कैटेगरी 3, जो कि क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम वाला रहता है। तो उसमें हम लोगों का जो मैनेजमेंट रहता है यू पॉइंट बेस्ड मैनेजमेंट रहता है। फिर आप कैटेगरी 4 की बात करें, कैटेगरी 4 जो रहता है एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी होता है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी जो रहता है उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और तब ट्रीट करते हैं जब इनफर्टिलिटी रहे या पीएसए बड़ा रहता है। तो ये ट्रीटमेंट का हो गया। अब पीएसए की बात करें तो पीएसए का टेस्टिंग कब करते हैं, यूजुअली 6 से 8 वीक के लिए हम लोग इन्फेक्शन जब ट्रीट हो जाता है तो 6 से 8 वीक बाद हम लोग करते हैं। और अगर हम लोग ट्रस बायोप्सी कर रहे हैं तो उस प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रोफाइलैक्सिस जो होता है सिंगल डोज फ्लोरोक्विनोलॉन्स यूज करना चाहिए। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सस्पेक्टेड रेजिस्टेंस है तो ऐसे केस में हम लोग एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ सेफेलोस्पोरिन भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर जो इमर्जिंग थेरेपी है उसमें हम लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं प्रोस्टेट में। फिर उसके बाद फाइटोथेरेपी का यूज करते हैं हम लोग। फॉस्फोमाइसिन जो रहता है अब उसका यूज ज्यादा होने लगा है, और फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो अगर कुछ मेन बातें हैं तो हमें नाइट्रोफुरेंटाइन जो रहता है वो इनफेक्टिव होता है प्रोस्टेटाइटिस के केस में, क्योंकि ये प्रोस्टेट में इसका कंसंट्रेशन काफी पुअर रहता है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे अच्छी दवा रहती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सबसे बेस्ट दवा रहती है। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और
लिवोफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंट है तो ऐसे केस में हम लोग मल्टी डोज फॉस्फोमाइसिन यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 12 डोजेस यूज करते हैं, हर 48 घंटे में देते हैं। फिर अगर पीएसए का एलिवेशन है प्रोस्टेटाइटिस में कई बार 10 नैनोग्राम पर एमएल से बढ़ जाता है तो वो कैंसर की तरह मिमिक करता है। अगर पेशेंट को क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस है बायोप्सी पे तो हमें टीबी को रूल आउट करना चाहिए। फिर जो यू पॉइंट है और एनआईएच का सिप्सी एक सिस्टम होता है, तो यू पॉइंट सिस्टम और नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ का एक सिप्सी सिस्टम होता है, सीपीएसआई सिस्टम। तो ये जो रहता है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस कैटेगरी 3 में कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात किया था सरलिटॉन जो रहता है पॉलन एक्सट्रैक्ट होता है, जबकि कर्सिटीन जो रहता है अनदर फाइटोथेरेपी ड्रग है। तो सरलिटॉन और कर्सिटीन ये जो रहता है ये दोनों प्रूवन है, इसको हमें यूज करना चाहिए। फिर अगर एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है तो प्रोस्टेट मसाज नहीं करना चाहिए क्योंकि बैक्टीरियमिया का रिस्क रहता है। अब जो कैटेगरी 3 वाला प्रोस्टेटाइटिस है उसमें पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन रहता है, वो कई बार को एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे में हमें फिजिकल थेरेपी करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें बोटॉक्स के इंजेक्शन का, तो बोटॉक्स जो रहता है हम लोग 100 से 200 यूनिट यूज करते हैं, और इसका जो इंजेक्शन रहता है प्रोस्टेट में लगाते हैं इंट्राप्रोस्टेटिक, उसमें 70% रिस्पॉन्स आता है। तो अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जो रहता है उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। अगर क्रोनिक बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें 30% केसेस में रिलैप्स होता है। फिर कैटेगरी 3 जो होता है पेल्विक पेन सिंड्रोम वाला, वो क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है बट मल्टी मोडल अप्रोच से उसको मैनेज किया जा सकता है, जबकि ये सिम्टोमेटिक बेनाइन होता है और इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है।